नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस, जी हां, बहुत ही चर्चित आईपीएस, और इनको लोग तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। सुपर कॉप कहे जाते हैं, असम के सिंघम भी कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपने गृह जिले से राजनीति करने का मन बनाया है। और दरअसल बक्सर का चुनाव भी लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, और अब वापस बीजेपी में आने की खबर है। वैसे मैं सब कुछ इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल है, आप इतने यंग डायनेमिक ऑफिसर रहे, और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत आसान नहीं होता। 22 साल की उम्र में आपने यूपीएससी क्रैक किया। क्या आईपीएस की सेवा देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं था जो आपने राजनीति चुना? नहीं, देखिए, आईपीएस या कोई भी सेवा, ये सारी सेवाओं का समूह ही है जो कि समाज और देश चल रहा है। हर एक सेवा, जो भी कोई सेवा करे, उस आईएएस आईपीएस की बात नहीं है, सभी उपयुक्त है। और इंसान की जितनी एनर्जी है, इंसान के जो आइडियाज हैं, अगर वो उनके सेवा के प्लेटफॉर्म से पूरा हो रहा है तो वो उपयुक्त है। मेरे लिए पूरा नहीं हो रहा था, तो मेरे लिए मुझे और करना था, तो मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। मुझे जमीन पे उतरना था, अपनी बातों को स्वच्छंदता से रखना था। तो एक आईपीएस में आप कंडक्ट रूल से बंधे हुए होंगे। अगर एक सिस्टम से आपको दिक्कत और सिस्टम को बदलना है, तो उस घर के जैसा है, जिस मकान का ढांचा बदलना है, तो मकान से बाहर निकलना जरूरी है। उस मकान में रह के ढांचा बदलने की कोशिश करेंगे तो वो मकान का छत अपने ही सर पे गिर जाता है। तो इसलिए मेरे को, जो मैं ढांचा बदलने का प्रयास है, वो उस सिस्टम से निकल के ही बदला जा सकता है। इसलिए ये जरूरी था। जीवन एक बार है पंकज जी, वी नेवर नो, अगली बार अगर छिपकली बन के पैदा हुए तो कितना ही सोच ले, कितने ही बड़े विचार रखे, कर नहीं पाएंगे। इंसान के शरीर से ही शायद कर पाए। इसलिए मैंने सोचा कि एक जीवन और जवानी रहते रहते ही अगर काम करना है तो करें। अपने लिए जिसको जाना हो बाद में आ सकता है, आराम से फिर पोस्ट रिटायरमेंट के लिए आ सकता है, लेकिन मुझे कुछ करना था और कुछ करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ने का सही वक्त है और जमीन पे उतर के काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, इसीलिए चलिए, ये स्टेप भी आपका बोल्ड स्टेप था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रिटायरमेंट के बाद आते हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स बेहतर जरिया है सेवा करने का, लेकिन वो देश की सेवा करना चाहते हैं या आफ्टर रिटायरमेंट नौकरी करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के जरिए। तो ये तो बहुत सारी बातें कहने के लिए होती हैं, लेकिन इन दिनों बिहार में खास तौर पर देखा जा रहा है बड़े यंग ऑफिसर्स जॉब छोड़ रहे हैं। शिवदीप लांडे का भी नाम इसमें आ रहा है, वो भी बिहार से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं ये आपसे खास तौर पर पूछना चाहूंगा, क्या जीवन में हमेशा सफल होने की वजह से कम उम्र में आईपीएस कर जाना, फिर एक अच्छे पद पर जाना, एक स्टेट में काफी नाम कमाना, इसलिए आपको लगता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए ही राजनीति जरूरी है? ये कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा, इसको नकारा नहीं जा सकता, कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा। बट हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जीवन में, है ना। अगर हम एक ही कलर में नापना देखें या सोचे तो आई थिंक वो करेक्ट नहीं होगा। तो लेकिन ये जरूर है कि देखिए, अगर जो अचीवर होता है उसमें पैशन होता है, अगर किसी ने कुछ अचीव किया है, एनर्जी ज्यादा है, उसको काम करने की इच्छा है, आइडिया जो करना चाहता है, वो क्यों रुके? आप ही बताइए ना भला, क्यों रुके? है ना। तो इसलिए आई मीन जिसके पास एनर्जी हो वो आगे बढ़े, कोई किसी को रोक तो रहा नहीं है। तो ये फैक्ट है कि भाई जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा एक्टिव दिखेगा। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि जो लोग सफल हो रहे हैं किसी एक क्षेत्र में, उनके एम्बिशंस बढ़ जा रहे हैं, उन्हें ये लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हाँ, हम और कुछ करना चाहते हैं, इससे हो नहीं रहा है, इतने में मेरा एनर्जी और बच गया, मुझे और काम करना है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और एम्बिशियस होना अच्छी चीज है। ये हमारे देश में एम्बिशियस होने को लोग नेगेटिव क्वालिटी की तरह दिखाते हैं, और यही कारण है कि हमारे देश में होता है ना कि जो मिल गया उसमें संतुष्ट कर लो, इससे कोई आगे बढ़ता ही नहीं। एम्बिशियस होना एक अच्छा गुण है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखें तो एम्बिशियस जो क्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाता है। तो आई बिलीव ऐसा कोई भी है जो अपने किसी भी क्षेत्र पे अच्छा कर लेता है, उसे जरूर उसी क्षेत्र में करके करके मर जाना ये जीवन नहीं है। नहीं, उसको चलिए, जरूर और भी जगह उसको करना चाहिए। कहीं पे फेल भी होगा, जरूरी नहीं है, बट प्रयास हर क्षेत्र में करना चाहिए।
मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आपने जन स्वराज पार्टी भी ज्वाइन किया था और अब क्या आप औपचारिक तौर पर बीजेपी में आ चुके हैं? बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? नहीं पंकज जी, देखिए मैं जब जन स्वराज ज्वाइन किया तो अभियान था, पार्टी नहीं था। जब पार्टी बना तो पार्टी बनाने वालों में हम भी करोड़ों लोगों में मैं भी एक था, राइट? तो वो एक बात है। बाकी जन स्वराज पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन विचारधारा पे देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी पार्टी बनने के बाद स्पेशली मैंने महसूस किया कि उसकी विचारधारा लेफ्ट टू सेंटर है और मेरा विचारधारा राइट टू सेंटर है। तो एक तो वो बात आ जाती है और दूसरा है कि देखिए मैंने तो बीजेपी से, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि भैया बीजेपी के बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा भैया बीजेपी के बारे में सोच के आईपीएस की नौकरी छोड़ दिया, और क्या पूछ रहे हो ये क्वेश्चन कि बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हो। हाँ, तो जरूर देखिए मेरा तो हमेशा से एक रहा है, एक बाल स्वयं सेवक होने के कारण से, आरएसएस संघ के करीब रहने से मेरा एक नेचुरल चॉइस होता है बीजेपी। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पे मैंने कोई बीजेपी नहीं ज्वाइन किया। मैं जमीन पे रह के अपना काम करते रहना चाहता हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ा। और अगर किस्मत में यही लिखा है कि निर्दलीय या अपना रास्ता खुद बनाना है तो हम अपना रास्ता भी बनाने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ा तो अपनी पार्टी भी बना लेंगे, नॉट इमीडिएटली बट कभी फ्यूचर में। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा भूख है कि मुझे टिकट दे दो, मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं जिस काम को करने आया था मैं वो काम करूंगा और जमीन पे रह के, हो सकता है नाम ना हो सकता है कोई ना जाने, बट मेरा मन जानेगा कि मैं जिस काम के लिए आया था जमीन पे, स्केल छोटा हो सकता है लेकिन मैं वो काम पे ध्यान दूंगा। मैं अपने गांव के, सारे गांव के लड़कों को बता रहा हूं कि अब ये किसी पार्टी का झंडा और नेता का झंडा लेके घूमना छोड़ो, अपने गांव का एजेंडा लेके निकलो। तो उन गांव के एजेंडा पे कैसे काम हो सकता है उसकी लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं। एक फाउंडेशन के थ्रू एक प्रोजेक्ट आस्क स्टार्ट किया है और सेवा केंद्र का एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू लोगों को जेन्युइनली हेल्प कैसे पहुंचाया जा सके। मैं काम के थ्रू लोगों से जुड़ना चाहता हूं और आगे का अपना राजनीतिक भविष्य भी किसी ना किसी इसी रास्ते से मैं देख रहा हूं। चलिए, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, पर मेरे कुछ और सवाल हैं वो भी मैं जानना चाहूंगा। दरअसल कहा जाता है कि राजनीति का डगर बड़ा कठिन है और इसको आप अकेले शुरुआत जरूर करते हैं, लेकिन इसमें लोगों की सहायता की बहुत जरूरत होती है। और जिस तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट भी बड़ा फैक्टर है, कास्ट को लेकर के अगर आप खास तौर पर बिहार जैसे राज्य को देखें तो बड़े कॉम्पिटेंट से लोग अपने आप को बड़ा ही एलिनेटेड फील करते हैं क्योंकि कास्ट उनका साथ नहीं देता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बड़े ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे रंजीत ओझा, आपने जरूर नाम सुना होगा। वो डीजीपी बिहार के रहे थे और जब वो बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े तो आप हैरान होंगे कि एक मेडिकल माफिया की तुलना में उनको वोट बहुत कम आया। जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, एक मेडिकल स्कैम जो करता था, रंजीत डॉन जिसको बोलते हैं, और ओझा साहब डीजीपी होते थे, अगर मैं सही नाम रिकलेक्ट कर पा रहा हूं तो। दोनों के बीच ह्यूज गैप था, वो लोग वोट देने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। क्या इन स्टोरीज को पढ़ के आप डिस्करेज्ड होते हैं? मेरा पर्पस आपको डिस्करेज करने का नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस यह है कि खास तौर पर जहां कास्ट रिडन सोसाइटी हो, हर चीज तय होता हो कि आपकी जाति क्या है, समीकरण क्या है, वैसी जगह में इस तरह की राजनीति करना क्या आपको मुश्किल दिखाई नहीं पड़ता? अब बिल्कुल पंकज जी, देखिए हर क्षेत्र एक नया क्षेत्र है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में नहीं चलते। ये जरूर है कि आपको जो सीजनिंग हुआ है, आपकी जो समझदारी बनी है, उसको अगर आप सही तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डालते हुए यूज कर सकते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो राजनीति में काम आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ एसपी गिरी करना शुरू करूंगा तो उससे राजनीति कभी नहीं होने वाला। मुझे लोगों से जुड़ने का जो तरीका है, जो आपने कहा जाति समीकरण, आपने कहा जो लोगों की जमीनी जरूरत, जो क्षेत्रीय भावना, इन सब चीजों को समझकर, समाहित करके सबको अगर एक साथ ले चलने की काबिलियत मुझ में है, तभी मैं राजनीति में सफल हो सकता हूं। मैं आईपीएस अधिकारी हूं, मैं चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, चाहे बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं चलता है राजनीति में। इसकी समझ और सीख मुझे पहले भी थी और जमीन पर इस बात की बहुत अच्छे से मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसको अप्रिशिएट करते हुए ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को कोई तीसमारखा नहीं लगाता कि मैं बड़ा आईपीएस था, मैं सिंघम था, मैं राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार विजेता हूँ। ये सब चीजें मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं जमीन पे हर उस दूसरे आदमी की तरह हूँ जो कि राजनीतिक पटल पे आके अपने अपने काम के थ्रू अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहा है।
हाँ, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसके चलते ज़रूर मुझे एक एज मिल सकता है, मैं अपनी बात को बेहतर रख सकता हूँ, मुझे एक बेहतर कॉन्फिडेंस हो सकता है, मेरा नेटवर्क अच्छा हो सकता है और मैं लोगों को साथ ले चलने की हो सकता है एक बेहतर काबिलियत रख सकता हूँ। इसको पॉलिटिकली मैं ठीक यूज़ कर लूँ, तो मैं भी पॉलिटिकली सक्सेसफुल ज़रूर हो सकता हूँ। चलिए, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि आपने बहुत कठिन डगर चुना है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका प्रोफेशन कुछ और था, अब वो राजनीति में है, और मैं पूछता हूं कि 5 साल के बाद आपका अनुभव कैसा है, तो वो कहते हैं अच्छा है, जर्नलिज्म कर रहे हो, इससे दूर ही रहो, बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऑल ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड थ्रू माइटी ऑब्स्टेकल्स। तो बड़ा चीज करेक्ट। में बड़े वो कहते हैं कि बड़े पत्थर तो मिलते हैं रास्ते में, लेकिन तभी आदमी बड़ा अचीव कर सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप अपना आदर्श किसको मानते हैं, आइडियल किसको मानते हैं, और राजनीति में आकर के क्या आपको लगता है कि उसी आदर्श को प्रेरणा स्रोत मानकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं, आपके लिए राजनीति करने का बड़ा लंबा सफर है, तो आप अपना आदर्श किन को मानते हैं? मैं अगर ऐसे कहने जाऊं तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का मुझ पे बहुत प्रभाव है। तो एक उनके आदर्श को लेते हुए उनकी जो सीख रही है और जो जीने की शैली रही है, 360 डिग्री जीवन जीने की बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, तो उनको एक आदर्श मान के चलता हूँ। और राजनीतिक तौर पे अगर आप देखें तो मैं कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत एडमायर करता हूँ। और आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इट वुड लुक वेरी पॉलिटिकल, बट है कोई एक जन जिसको मैं बड़ा मान के चलता हूं कि उनकी समझ बूझ और एक ऐसी विषम परिस्थिति में सबको साथ लेके चलना, साम दाम दंड भेद जो भी लगे वो सब लगा के चलना, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे इन सारे स्वरूपों का और सारे अवतार धारण कर लेना जब जैसी जरूरत हो, लेके जो विषम परिस्थितियों में देश को आगे बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं एक आदर्श मैं वहां से भी ड्रॉ करता हूँ। क्या मैं ये मान लूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे मैं क्योंकि डायरेक्टली क्योंकि नौकरी छोड़कर सीधा आप बीजेपी से टिकट चाहते थे, इसका मतलब बहुत साफ है कि आप निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। पंकज जी मैं बताऊं, देखिए पहली बात ना, मैं टिकट पर से नहीं चाहता था, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि मुझे बीजेपी अपने पार्टी में ही नहीं मतलब एडमिट किया। मुझे अगर मतलब पार्टी का एक कार्यकर्ता बना लेते तो मैं संगठन में काम करता। चुनाव लड़ना पड़ा इज्जत बचाने के लिए कि भाई ऐसा कैसे कि हम आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए और पार्टी में भी जगह न दे और मैं ऐसी सड़क पे घूमता रह जाऊं, ये तो नहीं होगा। ये आत्मसम्मान के लिए मुझे लड़ना पड़ा और शायद वो बहुत जरूरी था। दूसरा, जरूर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो नेतृत्व में मुझे ये इस बात का बड़ा मतलब भरोसा रहता है कि जो 2047 विकसित भारत की जो बात होती है और जिस तरह से जिन आदर्शों पे देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से उनकी बात के साथ सहमत रहता हूं और उनका नेतृत्व एक स्वतः ही मान लेता है मेरा मन। तो जरूर मैं उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होके ही चाह रहा था कि इनकी टीम में रह के देश के लिए कुछ काम किया जाए। नहीं, बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आईपीएस बैकग्राउंड है आपका और उससे पहले आप संघ से भी जुड़े रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के आपके विचार क्यों हैं, क्या है? मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि इसके पॉइंट, काउंटर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है जो लोग इसको सही नहीं मानते थे, एक पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण भी उनको मानना पड़ा है। क्या आपको लगता है ये देश की जरूरत है, या आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी है, या आपको लगता है कि देश के उत्थान के लिए ये बेहद जरूरी है? आप इसको कैसे देखते हैं? पंकज जी मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो जनरल सर्वे जो होता है, जो डिकेडल सर्वे होता है, जो हर 10 साल पे जो सर्वे हमारी होती है, उसमें इस पार्ट को अगर जोड़ा गया है, कोई भी डेटा कलेक्शन गलत नहीं है, किसी तरह का डेटा कलेक्शन हो, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने अदर जेंडर, कितने कौन सी जाति के लोग, कौन से धर्म के लोग, कौन सी भाषा बोलने वाला, तो इसमें जाति इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसको कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब इस जाति की बात को लेके अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए यूज किया जाएगा तो डेफिनेटली जाति जनगणना का इस्तेमाल गलत है। जाति जनगणना गलत नहीं है, लेकिन अगर इसको ये मान के कहा, अगर इसको ऐसे कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के हिसाब से हम लोगों पे
के पास सहूलियत पहुंचाएंगे, तो जाति से कैसे सहूलियत का नाता है? आप इकोनॉमिक बेसिस पे सहूलियत पहुंचाने की बात करें, एक ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, एक दलित भी गरीब हो सकता है। इसमें इसमें जाति कहाँ आता है? तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसानी समाज किसी भी तर्ज पे बटा है तो उसकी जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए जाति जनगणना बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अगर पॉलिटिकली यूज करके किया जा रहा है कि जिसकी जितनी जाति है उस हिसाब से हम टिकट देंगे, उस हिसाब से लोगों को पोलराइज। जी हाँ। बीच में थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू था। आप ये मानते हैं कि पोलराइजेशन इस नाम पे किया जा रहा है वो गलत है, पर आप पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा तो समझ रहे हैं ना। इस तरह की जो बात हो रही है कि पहले कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद संख्या के आधार पर रिजर्वेशन होगा, तो ये सीधा कास्ट सेंसस का मकसद तो रिजर्वेशन है। जो लोग बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, हमारे जितने भी फोर फादर्स थे जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने तो इसको डिविसिव माना, जातीय जनगणना को डिविसिव नहीं माना, लेकिन यह माना कि अगर इस आधार पर हम कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा सोसाइटी बटेगा, हमारा समाज बटेगा, हमारे देश के लिए यह हितकारी नहीं होगा। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज चाहे मजबूरी में करें, चाहे वो वोट बैंक के लिए करें, खुल करके कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए और फिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो प्रशांत किशोर भी कहते थे और कहते सुने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं इसको देखिए बहुत पॉजिटिवली नहीं देखता हूँ। ये समाज को डेफिनेटली बांटता है और इसमें समाज में एक इनसिक्योरिटी की भाव आती है। कुछ कुछ लोगों में इनसिक्योरिटी का भाव आएगा और कुछ लोगों में दम्भ भी आएगा कि हम बहुत हैं तो चलो अब हम ही सबके ऊपर रूल करेंगे। कुछ लोगों में अपने ही समाज में माइनॉरिटी होने का डर सताने लगेगा। जहां पे एक भारतवर्ष, देखिए भारतवर्ष अगर हम बात करें, भाजपा की भी बात करें, तो हिंदुत्व की बात करते हैं। जब हिंदुत्व होता है तो सब, अभी थोड़े दिन पहले ही बड़ा अच्छा चल रहा था कि बटोगे तो कटोगे, और अब ये आ गया कि अब आपको बांट बांट के देखा जा रहा है, तो फिर वो हिंदू कहाँ रह जाएगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा से एक्सपेक्टेशन सबकी रही है कि आप देश को और मजबूत बनाने की नीतियों पे ध्यान देंगे, और इस तरह की जो डिवाइसिव पॉलिसीज है इसको आप इसमें खुद भी इसमें नहीं फंसेंगे, बल्कि इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खड़ा करेंगे। जो भी दल इसको पॉलिटिकली यूज करना चाहते हैं उनको रोकेंगे। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस देखिए भाजपा से तो यही रहेगा कि जातीय जनगणना स्टैटिस्टिकली अच्छी चीज है, लेकिन इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, पहलगाम का मुद्दा हुआ, भारत ने जोरदार तरीके से रिएक्ट किया, लेकिन फिर सीज फायर हुआ और सीज फायर से पहले ट्रंप का एक्स पे बयान आया और उसको विपक्ष खूब भुना रहा है कि हमारे बीच मीडिएटर की भूमिका में अमेरिका था, अमेरिका के दबाव में हमने संधि कर ली। आप कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को, पूरे मामले को? भारत को जितना करना था कर दिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। हमारी विक्ट्री कन्विंसिंग विक्ट्री थी और जितना स्ट्रैटेजिकली हम जीत सकते थे, उनका जो कुछ बिगाड़ सकते थे हमने बिगाड़ दिया। तो क्या विपक्ष जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सही? देखिए पहली बात, ये ऑपरेशन था, एक ऑपरेशन सिंदूर। जब ऑपरेशंस होते हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क को लेके किया जाता है। इट वाज नॉट इंडो पाक वॉर। पहली बात तो ये दुर्भाग्य है कि लड़ाई तो मीडिया ने बना दिया था, वॉर तो टीवी चैनल्स पे हो रहे थे, जमीन पे नहीं हो रही थी। वहां तो स्ट्रैटेजिक अटैक्स हो रहे थे जो कि चुन चुन के मारने वाली बात पे। तो इंडियन फोर्सेस ने जो इतना अच्छा काम किया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मीडिया हाउसेस ने उसको इस तरह से दिखाया कि उनका अच्छा काम जो है उसने पब्लिक के मन में इस कदर एक एक्सपेक्टेशंस खड़ा कर दिया कि अब तो लग रहा है पीओके कैप्चर हो जाएगा, पाकिस्तान ही कब्जा हो जाएगा। और फिर जब जितना किया वो भी कम लगने लगा, जब इस पे सीज फायर हुआ तो वो भी कम लगने लगा। लेकिन ये अगर मीडिया ने नहीं किया होता, बिलीव मी, महसूस होता कि इंडिया ने पूरा बदला ले लिया है, भारत ने बदला ले लिया है, ये महसूस होता। दूसरी बात, एक चीज और, जो विपक्ष या कोई भी जो ऐसी बात कर रहे हैं कि सरकार को आड़े ले रहे हैं इसको, या इस बात की आलोचना कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसे किसी स्थिति में जब हमारा देश लड़ रहा हो,
गलत है, सही है, जो भी है, देश के साथ खड़ा होना जरूरी है। आलोचना हम बाद में कर लेंगे, वो जब सब खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब बात कर लेंगे। ऐसा ना हो कि हमारी ही बात को उठा के वहां पे जाके हमारे ही देश के खिलाफ नैरेटिव खड़ा किया जाए। ऐसी ही बातों का फायदा इंटरनेशनल मंच पे लोग उठा लेते हैं। इंटरनेशनली भारतवर्ष को एक खड़ा होना है। यहाँ हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, हम देश के साथ खड़ा। इसलिए जो भी आलोचना कर रहा है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं देश के साथ खड़ा हूँ। भारतवर्ष ने बहुत अच्छा उसको मतलब जो रिस्पॉन्स किया, और आगे भी मुझे पूरा इरादा है कि, मतलब मेरा समझना है कि अगर एक बार भी एक इंसान को भी चोट लगे तो भारत का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, तुम हमारी एक गिराओगे, हम तुम्हारी 1000 गिराएंगे। जब हम ये करना शुरू करेंगे, कब तक वो अपना इस तरह से आते रहेंगे यहाँ पे फिदाइन बन के, तो है ना। तो जितना हो सकता है ग्रेजुअली। कई बार क्या होता है ना भाई साहब, कि आप एक झटके में नहीं कुछ कर सकते, आपको ग्रेजुअली उस चीज को करना पड़ता है। क्योंकि अब का जो समाज है, सोसाइटी और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां पे तुरंत देखिए, पाकिस्तान वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब जो लोग चला रहे हैं बहुत बैलेंस माइंडसेट के नहीं है। वो कल को पता नहीं क्या कर दे, कुछ एक न्यूक्लियर बम अपनी ही जगह फोड़ दे, पाकिस्तान के लोग ही मान लीजिए उसमें शहीद हो जाए, मर जाए, फिदाई हो जाए, जो भी हो जाए, तो ये ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है इन भारत का जो रिस्पांस था, परफेक्ट रिस्पांस था। जो इनकी आलोचना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भारत को इस वक्त जब देश हमारा लड़ रहा हो कहीं पे, यहाँ एक आदमी भी जो आलोचना की बात अभी उठाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी भारत की तस्वीर को धूमिल करता है, ये देश के हित में नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं किसी को अभी सबको हमें भारत के इस स्टेप के साथ रहना चाहिए। अगर सीज फायर का डिसीजन हुआ है तो इसके भी हम साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। चलिए, मैं लास्ट दो सवाल आपसे और करूंगा और वो बिहार से रिलेटेड करूंगा। आप बिहार की जमीन पर काम कर रहे हैं, आप असम से आए हैं, आपको असम और बिहार के गवर्नेंस में क्या दिक्कत नजर आती है, ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल होगा कि आपने पहले के भी गवर्नेंस की बात सुनी होगी जिसमें हम जंगल राज की चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। क्या बिहार पहले से बदला है? जो आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता 40 साल से ज्यादा आपकी उम्र होगी, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो 37 के आसपास होंगे, जितना मैं आपके बारे में पढ़ा हूं। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे कि क्या बिहार तरक्की के रास्ते पर है, और बिहार का जो मौजूदा नेतृत्व है उसको आप कैसे देखते हैं? आप उसको सफल मानते हैं या आपको लगता है कि ये पहले सफल थे, अब इनको हट जाना चाहिए? जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भले ही विकल्प का अभाव हो, लेकिन अब नीतीश बूढ़े हो चुके हैं। आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अब गवर्नेंस को कैसे देखते हैं? जंगल राज से बेहतर हुआ है, ये आप मानते हैं, या अभी और बहुत कुछ होना है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, पहले तो देखिए, बिहार और असम का जो सोशल फॉर्मेशन है या जो इतिहास रहा है वो अलग रहा है। बिहार ने जिस कदर से ऐतिहासिक तौर पे झेला है ना, सारे अटैक्स झेले हैं, या फ्यूडलिज्म, कॉलोनियलिज्म, हर चीज झेला है, वो असम ने नहीं झेला है। इसीलिए बिहार में आपको बहुत मार काट नजर आएगा, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत खींचमतानी है। एक छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ। असम जाएंगे ना तो वहां कहते हैं कि भैया चुनाव खेलेंगे, कि आप क्या चुनाव खेल रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, चुनाव लड़ेंगे। यही फर्क समझाता है असम की सोसाइटी में और बिहार की सोसाइटी में। वहां नहीं, वो अंग्रेजी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं कि दे विल प्ले इलेक्शन। मेरे साथ बहुत सारे असमीज थे, वो अंग्रेजी में भी बोलते थे कि माय फादर इज गोइंग टू प्ले इलेक्शन, और हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कंटेस्ट इलेक्शन। हाँ, कंटेस्ट इलेक्शन, फाइट इलेक्शंस इनफैक्ट, है ना। तो ये फर्क है बेसिकली। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि क्या बदला है, डेफिनेटली जंगल राज से तो कई 100 गुना बेहतर हुआ है बिहार, इसमें कोई शक नहीं है। और 2005 के बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो 2005 से 10 का जो था वो सच में बिहार वहां से लिफ्ट ले सकता था। वहां से बिहार सच में वो अपनी जो स्वर्णिम इतिहास था उसको वो रिकूप कर सकता था, वापस पा सकता था। पर 10 के बाद दुर्भाग्य था कि ग्रेजुअली फिर से एक डाउन ट्रेंड आया, जहां से कि आप देखेंगे यहाँ पे सही बात है, ऑफिसर शाही जो है ना, जो वो हावी होते गई। यहाँ आज भी मैंने देखा है कि यहाँ पे एक जो ऑफिसर्स के अंदर एक दम्भ है, जो मैं असम में नहीं देखा। यहाँ पे ऑफिसर्स जो है, ऐसा लगता है
कि आई मीन दे आर द किंग्स, वो कॉलोनियल फीलिंग, फ्यूडल फीलिंग है। और यहाँ जो नेता है शायद अज्ञानता से, या इनको समझ कम है सिस्टम के बारे में, या अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो चोरी में इतने लिप्त हैं कि लगता है कहाँ पोल ना खुल जाए। तो इन सब डर से वो ऑफिसर से ही अपने काम नहीं करा पाते, गिड़गिड़ाते हुए देखा है मैंने। जहां पे कि एक एग्जीक्यूटिव में ताकत होनी चाहिए कि भाई आप पब्लिक सर्वेंट है, आप एक माध्यम है पब्लिक का काम कराना। मैं देखा ये गिड़गिड़ाते हुए देखा है, ये देखे सोच के कि भैया आज हम पोस्ट में कल को ना रहे तो ये हमको लपेट देगा, ये जो ऑफिसर है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेजुअली मैंने देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट में, चाहे नेता का हो, चाहे अफसर का हो, चाहे समाज के कुछ मजबूत लोगों का हो। अब बिहार पर्सनल इंटरेस्ट में चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं चल रहा। इसको सटीक करने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि नीतीश जी को जगह देना चाहिए, एक अच्छे मजबूत उत्तराधिकारी अधिकारी को। क्योंकि जिस नीति से नीतीश जी ने शुरुआत किया था, वो कहीं ना कहीं एक कोटरी बोलीजिए या कुछ ऐसे लोग बोलिए जो इर्द गिर्द उनको घेर रखे, उनके चलते शायद कहीं ना कहीं उनकी दक्षता में कमी आई है, और उसका सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो बिहार की जनता और बिहार पे पड़ रहा है। अंतिम सवाल, एक लाइन का जवाब चाहूंगा। बिहार में जो राजनीतिक माहौल है किसके पक्ष में देख रहे हैं आप? एनडीए के पक्ष में। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया, और उम्मीद करेंगे कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसा यंग डायनेमिक ऑफिसर बिहार की सेवा करे, मैं ऐसी कामना करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस खास पेशकश में इतना ही। लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए आप लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।